छत्तीसगढ़ अखबार के पाठकों और दर्शकों का आज यहाँ पर स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही खास मेहमान के साथ में हूँ, नजीब जंग साहब, जो कि मध्य प्रदेश काडर के आईएएस अफसर रहे। उस समय छत्तीसगढ़ अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो वो मेरे इस शहर में यहाँ पर कलेक्टर भी थे और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऊंचे ओहदों पर काम किया। भारत सरकार की तरफ से वे एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी एक असाइनमेंट पर गए। वहां से उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 5-7 साल तक पढ़ाया भी। उन्होंने वहां की सिलेबस कमेटी में शायद रहे। वो एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में एक कंसल्टेंट की हैसियत से भी उन्होंने काम किया हुआ है, वो भी तजुर्बा है उनका। जब हिंदुस्तान लौटे वो, तो उनको जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, जो कि देश का एक सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसका कुलपति बनाया गया था। उस कुलपति चयन कमेटी में प्रधानमंत्री खुद बैठते हैं। उसके बाद नजीब जंग साहब को दिल्ली का एलजी बनाया गया, उपराज्यपाल। उस वक्त शीला दीक्षित वहां की मुख्यमंत्री थी। आपको ध्यान होगा कि कुछ हफ्ते पहले हमने उनसे, नजीब जंग साहब से, इसी इसी मंच पर बात भी की थी दिल्ली के बारे में। आज की बात हमारी एक दूसरे मुद्दे को लेकर है। तो उन्होंने दिल्ली के अपने उपराज्यपाल के एलजी के कार्यकाल के बाद में वे अब लगातार लिखते हैं, लगातार बहुत से मंचों पर बोलते हैं। एक दूसरी उनकी नई शिनाख्त ये भी है कि आरएसएस के साथ, दूसरे धर्म के लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए कुछ प्रमुख मुस्लिम लोगों की एक कमेटी बनी, या एक ऐसा समूह था जिसके एक हिस्सेदार की हैसियत से नजीब जंग साहब ने भी आरएसएस के मुखिया से मुलाकात की थी। उनके साथ में और भी प्रमुख मुस्लिम थे। तो ये समझने के लिए कि अलग अलग समुदायों के बीच की दूरियां कैसे दूर की जा सकती हैं, वो इसमें भी लगातार कोशिश करते हैं। वो लगातार पढ़ते लिखते हैं और उनकी दिलचस्पी जो है बहुत से गंभीर मुद्दों पर लगातार बने रहती है। पिछले इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा था कि क्या वो कोई चुनाव भी लड़ना चाहेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमारे सरीखे लोगों से बातचीत के पीछे नहीं है। उनकी केवल हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार नागरिक की महत्वाकांक्षा है। नजीब साहब, आपका बहुत स्वागत है आज की इस बातचीत में। और आज की इस बातचीत की जरूरत इसलिए हुई कि प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले भोपाल में एक बीजेपी के कार्यक्रम में उन्होंने यूनिफाइड सिविल कोड के बारे में कहा, और उन्होंने बड़े बड़े सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि एक परिवार में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अगर कानून रहेगा, तो कैसे एक घर चल सकेगा। तो मुझको एक बात तो ये अच्छी लगी कि उन्होंने हिंदुस्तान के हिंदुओं, मुस्लिमों, आदिवासियों, दूसरे धर्म के लोगों, इन सबको एक परिवार कहा, जो कि आज के माहौल में छोटी बात नहीं है। लोग इनको एक परिवार मानने से भी बुनियादी तौर पर इनकार कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा, तो ये बड़ी अच्छा लगा मुझको यह सुनकर। लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा यूनिफाइड सिविल कोड के बारे में, तो पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है। क्या यूनिफाइड सिविल कोड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए, उसमें किसको क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे बहुत से सवाल हैं। आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे। अ, सुनील, पहली बात तो ये कि जैसे आपने कहा, बड़ा अच्छा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक परिवार का हिस्सा बनाया। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर हम एक परिवार हैं तो हमें एक सामान्य कोड का इस्तेमाल करना चाहिए। हम सब लोग बराबर रहें, सब लोग ठीक से रहें, सब लोग प्रेम और सद्भावना से रहें। तो उसमें कोई भी सिविल कोड जो कॉमन हो उसमें मदद करेगा। अब सवाल ये है कि ये कैनवस बहुत बड़ा है और हमें समझना होगा कि इस सब परिवार को एक कैनवस में समाने के लिए हमें कितने कितने मोतियों को साथ पिरोना है। ये एक माला है और इसमें विशेष अंग हैं और इनको हमें पिरोना है। तो उन माला को पिरोने के लिए कितनी पेचीदगियां हैं, ये हमें समझनी पड़ेंगी। तो हिंदुस्तान में विशेष समुदाय हैं, आपको मालूम है। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं,
यहूदी हैं, पारसी हैं, और सबसे बड़ी बात 7.5%, 8% हमारे आदिवासी भाई। अब इन सबको हमें एक साथ पिरोना है। हमारे सबके अलग अलग कस्टम्स हैं, एक कल्चर है, किसी का 1,000 साल पुराना कल्चर है, किसी का 2,000 साल पुराना कल्चर है। इस सबको हम एक मुट्ठी में बांधना, कोई कोई कह देने से कि हम एक परिवार हैं, सबको हम संभाल लेंगे, ये जरा मुश्किल है, और ये हमें समझना होगा। दूसरी बात, समझने के लिए और इसको करने के लिए समय की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पीछे एक इतिहास है। इसको करने के लिए इसी सरकार ने, हमारे बीजेपी एनडीए सरकार ने एक कमीशन बनाया था, लॉ कमीशन बनाया था, जो 21वां लॉ कमीशन हम कहते हैं। जस्टिस चौहान, जो इसी सरकार के नुमाइंदे थे या इन्हीं सरकार के द्वारा पदस्थ किए गए थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी जो 2021 में शाया हुई। अब यही प्रणाली जस्टिस चौहान ने अपनाई थी, सबसे ओपिनियन लिए थे, सबसे पूछा था, पुराना इतिहास देखा था, और उनका उनका कंक्लूजन था कि इट इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल। ये मैं आपको कोट कर रहा हूँ। जी ये सब करने के बाद तो शायद उनका ये कहना था कि दिस इज अ गुड आइडिया बट द टाइम हैज नॉट कम। हर चीज का एक वक्त होता है। तो 2021 में और 2023 में ऐसी तो कोई बात नहीं हो गई कि द टाइम हैज कम। एक तो ये बात है। दूसरी बात मुझे जो परेशान करती है वो ये है कि सरकार ने कोई मसौदा हमारे सामने नहीं रखा। हम किस चीज पे अपना ओपिनियन दें? चौहान, इन्होंने अभी करंट कमीशन ने ओपिनियन मांगे हैं और कमेंट्स मांगे हैं, और आज आपने हिंदू अखबार में देखा होगा कि कई लाख कमेंट पहुंच चुके हैं। जी अब इन सबको, इनका सबका समावेश करना होगा, इन सबका मिलन करना होगा, क्योंकि ये एक सागर है हिंदुस्तान, इसमें नदियां बह के आ रही। तो इस सागर में जो नदियां बह रही हैं, इनको एकजुट करके, इनको एक, ये डैम नहीं कर सकते इसको आप। दिस इज फ्री फ्लोइंग वाटर। These ideas are from times immemorial. Our cultures are from time immemorial. तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुनासिब ये होता कि लॉ कमीशन एक अपना मसौदा हमारे सामने रख देता। तो ये जो विभिन्न रिलीजियस ग्रुप्स है, अब ये सिर्फ रिलीजियस ग्रुप्स का ठेका नहीं है। मैं किसी रिलीजियस ग्रुप के नुमाइंदगी को नहीं मानता। कौन है जो मुझे बता दे कि साहब ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए, वो अपना बता दे। लेकिन हम सब, जिसमें सुनील भी हैं, जिसमें नजीब जंग भी हैं, जिसमें और लोग भी हैं, हम सब उस मसौदे को देख के और अपना ओपिनियन आपके सामने, कमीशन के सामने रख सकते हैं। अभी तो मैं देख रहा हूं कि सिर्फ रिलीजियस ग्रुप्स एक अपने ओपिनियन भेज रहे हैं, और ये मैं समझता हूं एक सेकुलर कंट्री के लिए इतना मुनासिब नहीं है। जी वो भेजें, जरूर भेजें, जी लेकिन हमारे यहाँ वकील हैं, हमारे यहाँ बुद्धिजीवी हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ आपकी तरह वर्सेटाइल जर्नलिस्ट हैं। आप सब भेजें ना, तो उसका फिर समावेश होगा। इसमें वक्त लगेगा। इसमें ये नहीं है कि 1 साल भर या 1.5 साल बाद चुनाव है तो चुनाव के लिए वो मुफीद है, कभी कर देना तो हम कर दें, इससे गड़बड़ हो जाएगी। जी तो मेरे व्यूज ये हैं कि हमें वो मसौदा देखना है, जी उसका अध्ययन करना है, जी फिर हमारा आपस में इंटरेक्शन होना है, हाँ और फिर उस मसौदे का जो निचोड़ निकलेगा हाँ वो पार्लियामेंट में जाएगा। ये मेरा आपसे कहना। जी। मेरा, नजीब साहब, इसमें एक मेरी जिज्ञासा ये थी कि अभी पिछले लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई ही है, उस रिपोर्ट के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। खासकर यूसीसी के बारे में जो कहा है उन्होंने, कॉमन सिविल कोड के बारे में, और उनके शब्द आपने बिल्कुल सही कोट किए, मैंने भी खोल कर रखे हैं। उन्होंने लिखा है विच इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। आज के इस मौके पर न तो इसकी कोई जरूरत है और न ही ये जायज होगा, इस तरह का उन्होंने कहा है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जब पिछली रिपोर्ट का एक हिस्सा जिसमें उन्होंने इसकी चर्चा की है वो सामने है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रही है ये सरकार, और नया लॉ कमीशन बिना कोई मसौदा सामने रखे लोगों से उनके सुझाव मांग रहा है, तो सुझाव किस चीज पर लोग भेजेंगे? ये कुछ इस किस्म का है कि हवा में एक हाथी है ऐसा कह दिया जाए,
और ये कह दिया जाए कि आप उसको टटोल के हाथी का आकार बताइए। मुझको ये उस किस्म की एक्सरसाइज लग रही है। अभी आपने शायद देखा हो, एक छोटा सा वीडियो क्लिप काफी चल रहा है जिसमें कपिल सिब्बल से एक टीवी चैनल की मुखिया यूसीसी पर सवाल कर रही हैं, और कपिल सिब्बल उनको कह रहे हैं कि आप मुझको बताइए कि यूसीसी का क्या मतलब निकालती हैं आप। और शायद 1 मिनट, आधे मिनट, 1.5 मिनट की उस क्लिप में वो यूसीसी का कोई मतलब नहीं निकाल पाती हैं, एक टीवी चैनल की मुखिया। मैं उनके नाम पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये सोचना चाहता हूं कि एक मसौदा जो कि सामने आया है, जिस शक्ल में भी आया हो, पिछले लॉ कमीशन में उन्होंने कुछ उस पर चर्चा की है, एक चैप्टर में चर्चा की है, उसको भी सरकार ने सामने नहीं रखा। नया लॉ कमीशन ले आए। नए लॉ कमीशन ने लोगों से एक अमूर्त धारणा के ऊपर, जैसे कोई कहे कि ईश्वर का कोई चेहरा नहीं है, आप अपने अपने हिसाब से उसकी तस्वीर बनाइए, अपने अपने हिसाब से मूर्तियां बनाइए। इतना अमूर्त किस्म का, इतना एब्स्ट्रैक्ट किस्म का न्योता है ये कि आप अपने मन से बताइए कि हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए। तो किसको इतनी समझ है? लोगों को तो अपने घर के रीति रिवाज भी ठीक से नहीं मालूम है, अपने धर्म के छोड़ दीजिए। तो ये बहुत ही नॉन सीरियस, बहुत ही गैर गंभीर एक्सरसाइज आपको नहीं लगता? मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री कोई बात कह रहे हैं हम्म। तो उन्होंने सोच समझ के कहा होगा। हम्म। और हमको ये भी मान के चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। हम्म। लेकिन केवल कार्य प्रणाली में प्रश्न उठ रहा है। हम्म। दो वजह से देखिए प्रश्न उठता है। एक तो लोग जो बाहर कहते हैं कि साहब ये तो 2024 के चुनाव से पहले हाँ। एक चीज, एक शगुफा है। हाँ। दूसरी चीज ये है जो आपने फरमाया कि एक लॉ कमीशन का मसौदा लास्ट टाइम हमारे सामने था। अभी अभी उत्तराखंड सरकार ने भी एक मसौदा बनाया है, जी। धामी साहब की सरकार ने बनाया है। जी। और जो जस्टिस देसाई ने उस पर काम किया है, जी। और उन्होंने भी बहुत लोगों के ओपिनियंस लिए हैं और वो पेश किया गया है। और जो जी। अखबार में उसके शेष पार्ट्स आए हैं वो हम्म। बहुत उम्दा हैं, हाँ। बहुत अच्छे हैं जो हम्म। सुझाव हैं। हम्म। तो अगर वही हमारे सामने रख दिया जाए कि धामी साहब की लेटेस्ट एक्सरसाइज है, हाँ। तो उसमें हम कमेंट करें। हाँ। लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि बैठे बैठे, जैसे आपने कहा, अपने दिमाग से इंजीनियर करके हाँ। कोई कमेंट्स पेश दूं। और हाँ। फिर मैं ये समझता हूँ हिंदुस्तान का एक सेकुलर नागरिक होते हुए हम्म। कि मैं सिर्फ मुसलमानों के बारे में क्यों कमेंट करूं। हाँ। मैं औरों के बारे में भी कमेंट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि मेरे आदिवासी भाई किस तरह अफेक्ट होते हैं। हाँ। मैं देख रहा हूं कि हो सकता है एसजीपीसी ने जो कमेंट किया है, हाँ। मैं उनका भी पढ़ के उसके बारे में कुछ कमेंट करूं। हाँ। तो ये बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई मसौदा हम्म। हमारे सामने आए। और हाँ। लेटेस्ट धामी साहब का है, मैं कहता हूं वही दे दें। हम्म। एक जो हिंदू की जिस रिपोर्ट की आपने जिक्र की, शायद वही रिपोर्ट मैंने देखी है या कोई और भी देखी है। उसमें यह है कि अभी तक लॉ कमीशन को करीब 46 लाख, 46 लैक्स, आधा करोड़ करीब करीब उनको सुझाव मिले हैं। आधा करोड़ सुझाव। ये केवल जो विविध भारती वगैरह में फरमाइशी प्रोग्राम रहता था, उसमें पोस्ट कार्ड इस तरह से आते थे कि लता मंगेशकर के ये गाना सुना दीजिए, ऐसा। 46 लाख अगर सुझाव आए हैं, इनका क्या तो कोई टेबुलेशन करेगा, क्या इनके ऊपर कोई गौर करेगा? इसका मतलब है कि ये 2024 तक, और 2024 की तारीख का एक महत्व है। हम उसको 2024 न भी कहें तो मैं कहूंगा अगले 1.5 बरस में, अगले 1 साल में, 1.5 साल में क्या तो कोई उसका नतीजा निकाल लेगा। और जब आपने न्योता दिया है लोगों को कि आप अपनी राय रखिए, तो आपको उसको पढ़ना भी होगा, आपको गौर भी करना होगा। आप उसको लुगदी कारखाने में नहीं भेज सकते। लोगों ने मेहनत करके लिखा होगा, पैसा खर्च करके भेजा होगा, ईमेल भी भेजा होगा, तो टाइप करने में वक्त तो लगाया होगा। तो जैसा कि आपने कहा, मैं उसके ऊपर आता हूं जरा, कि अलग अलग धर्म के लोग जो हैं, कॉमन सिविल कोड को लेकर केवल मुस्लिमों की फिक्र नहीं है। भोपाल में, जिस भोपाल में प्रधानमंत्री ये कह के गए, उसके 2-4 दिन के भीतर ही वहां बौद्ध समाज के कुछ भिक्षुओं ने, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि बौद्ध लोगों को आज जबरदस्ती हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अपनी शादियों का, क्योंकि उनके लिए अलग कानून नहीं है।
हमको यूनिफाइड सिविल कोड तो छोड़ दीजिए, हमको हिंदू हिंदू सिविल कोड भी नहीं चाहिए, हमारे लिए बौद्ध सिविल कोड अलग से बनाया जाए, ये बौद्ध लोगों ने कहा। आदिवासियों का मैं देख रहा हूं वाइड स्प्रेड, चारों तरफ इस कदर उसमें विरोध हो रहा है, जितने जितने मैं देख रहा हूं मुझको समर्थन करने वाले आदिवासी कोई नहीं दिख रहे यूसीसी का, क्योंकि उनकी तो सारी की सारी पहचान जो है, शिनाख्त है उनकी, उनका अपना कल्चर ही है, उनके रीति रिवाज हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हैं कि कुछ एक आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जो मातृसत्तात्मक हैं, जहां परिवार की मुखिया महिला होती है, महिला के नाम पर वंश चलता है वहां पर। तो हम कैसे इनको कहेंगे कि आप पुरुष के नाम पर, पिता के नाम पर वंश चलाइए, प्रॉपर्टी को इस तरह से बांटिए। तो ऐसे आपने जो कहा है, एसजीपीसी के लोगों का कुछ कहना है और लोगों का होगा कहना, लेकिन मैं अभी फिलहाल इस सवाल को मैं थोड़ा सा एक सीमित करना चाहता हूं, आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में, और आप फेमिलियर हैं मुसलमानों से, मुसलमानों के संदर्भ में जब हम यूसीसी की बात करते हैं, तो क्या यूसीसी मुस्लिम समुदाय के भीतर मुस्लिम महिला की कोई खास मदद भी करने वाला है जो अभी तक नहीं हो रही है? सुनील, मैं आपके सवाल को दो पार्ट्स में डिवाइड करने की इजाजत चाहता हूँ। जी प्लीज। एक तो यूसीसी को आप कृपया हिंदू मुस्लिम बाइनरी में न रखें। यूसीसी इज ऑल परवेसिव, सो इसको केवल मुसलमानों की तरफ इशारा करके, जो बहुत लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों में पॉलीगमी है तो इससे ये सीधे हो जाएंगे और हमने ट्रिपल तलाक से इनको ठीक कर दिया, ये चीज अभी छोड़ दीजिए। मुल्क ये बाइनरी डिवीजन अफोर्ड नहीं कर सकता। अब मैं आता हूं आपके दूसरे सवाल पे कि महिलाओं का क्या हो। देखिए, दुनिया में एक बहुत बड़ी डिबेट है मुसलमान मुल्कों में कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में जो शरिया लॉ है, इसमें तरमीम करने की जरूरत आ गई है। इंडोनेशिया, जहां पर हिंदुस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां एक एनजीओ कहिए, जैसे हमारे यहाँ आरएसएस है, वहां एक एनजीओ है, उसको कहिए नहदतुल उलमा कहते हैं। नहदतुल उलमा के लाखों मेंबरान हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, इतना पावरफुल है कि सन 2000 में उनके जो चीफ थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने थे। तो इट्स दैट पावरफुल। उन्होंने इस मार्च में या अप्रैल में एक बड़ा कन्वेंशन किया, और उस कन्वेंशन में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि वक्त आ गया है कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में विचार किया जाए। अब जहां तक महिलाओं का सवाल है, टर्की में है, लीबिया में है, फलानी फलानी, मतलब सैकड़ों एग्जाम्पल हैं आपके पास जहां महिलाओं को बेहतर हुकूक दिए जा चुके हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान है, या सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, कुछ हिंदुस्तान और कुछ मुल्क हैं जहां पर हम लोग इस चीज को लेके अभी तक आगे नहीं बढ़े हैं। आज महिलाएं हमारे साथ आगे बढ़ रही हैं। चंद्रयान की जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो लखनऊ की एक महिला मिसेस श्रीवास्तव थी। नासा में लेडीज आज रॉकेट उड़ा रही हैं। बैंकिंग हेड्स, पेप्सी की चीफ एक महिला है। और हमारे सब कॉन्टिनेंट में मिसेस गांधी, बेनजीर भुट्टो, खालिदा जिया, मिसेस चंद्रा नायक, आपको कोई कमी नहीं है। तो वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी अपनी महिलाओं को बेहतर हुकूक एज अदर्स देने की विचार करें। बेहतर ये होता कि समाज खुद कर लेती, लेकिन अगर समाज नहीं कर रही है, अगर किसी वजह से नहीं कर रही, हो सकता है रिलीजियस कंजर्वेटिवनेस हो, उनकी भावना, उनको मुबारक है, वो अपने अपनी इतने विचार रखेंगे, लेकिन तब सरकार पे बात बनती है कि नहीं, हमें उनके हकूक देने हैं। तो जो इनहेरिटेंस के राइट्स हैं कि आप एक बेटी को भाई से आधा दे रहे हैं या बीवी को और कम दे रहे हैं, या आपने ट्रिपल तलाक की बात की या पॉलिगमी की बात हुई, इन चीजों पे चेंज का समय आज, इट्स एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, यू कैन नॉट स्टॉप इट, यू कैन नॉट स्टॉप इट। सो देयरफॉर
लेकिन उसको यूसीसी से लिंक करके इतना बड़ा हिंदू मुस्लिम बाइनरी बना देना, जी। ये उचित नहीं है। इसका सिंपलर सोल्यूशन मैं आपको दे सकता हूँ। हाँ। हमने ट्रिपल तलाक का अलग कानून बना दिया, जी। आप इसका भी अलग कानून बना दीजिए, बिल्कुल। पार्लियामेंट में पेश कर दीजिए, मसला खत्म। क्यों इतना बड़ा भवंडर हम बनाए जहां आदिवासी भी इम्पैक्ट हो रहा है, पारसी भी इम्पैक्ट हो रहा है, और हाँ। बौद्ध जो बेचारे कभी ऑब्जेक्ट नहीं करते वो भी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। हाँ। तो इसको हम लोग एक डिफरेंट तरीके से देखें। हाँ। मुस्लिम समाज में चेंज की जरूरत है, प्रोग्रेस की जरूरत है, इसमें हाँ। कोई शक नहीं है। हाँ। तो लेकिन आपको बहुत से आर्ग्यूमेंट मिल जाएंगे मुस्लिम समाज से कि जी। एक लेडी को क्यों कम दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसको तो माँ बाप से ही मिल जाता है, कुछ लोग कहते हैं पति से ही मिल जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि साहब उसको तो मेहर मिल जाता है। दीज जी। आर ऑल मिडीवल थॉट्स। बिल्कुल। बिल्कुल। लेट्स लुक एट इक्वालिटी, वी आर इन द 21st century, सो लेट्स मूव ऑन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये मेरा आपसे अनुरोध है। जी। मैं नजीब साहब एक चीज आपसे समझना चाहता हूँ, ये संविधान की बुनियादी समझ की बात है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। वो ये है कि संविधान हमको बराबरी का हक देता है, वो औरत मर्द के बीच कोई फर्क नहीं करता है, जाति धर्म का भी नहीं करता है, जेंडर का भी नहीं करता है फर्क संविधान। लेकिन जो पर्सनल लॉज जो हैं, चाहे हिंदू के हों, मुस्लिम के हों, किसी के भी हों, ये फर्क करते हैं औरत और मर्द के हक में। तो मुझको ये चीज समझ नहीं पड़ती है कि संविधान की जो बुनियादी बात है, बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें जेंडर इक्वलिटी है, उसके ऊपर ये कैसे हो गए पर्सनल लॉ। वहां पर हावी तो होना चाहिए था संविधान की बुनियादी समझ को, बराबरी को, जेंडर इक्वलिटी को। लेकिन पर्सनल लॉ जो है इस फंडामेंटल राइट के ऊपर कैसे आ गए, कब आ गए? सुनील, इसमें एक बहुत बड़ी डिबेट पार्लियामेंट में हुई थी। हम्म। और ये 1954, 55, 56 में खासकर, हम्म। क्योंकि जब हिंदू पर्सनल लॉज को चेंज करने की बात आई थी तो जी। उनको भी 3 स्टेज में चेंज किया गया। हाँ। उसका बहुत सीनियर लोगों ने विरोध किया था, राजेंद्र बाबू ने विरोध किया था और लोगों ने विरोध किया था, लेकिन वो जवाहरलाल की एक जिद थी कि हाँ। नहीं, हमें मॉडर्नाइज करना है। तब सवाल आया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों नहीं आप चेंज करते। हाँ। तो उस वक्त के लीडर्स का ये सोच थी कि पार्टीशन हो चुका है, मुस्लिम समाज कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहा है, अभी इसको रहने दो। हाँ। तो पर्सनल लॉज पे हमेशा एक सेंसिटिविटी रखी गई है, हाँ। क्योंकि पर्सनल लॉ धर्म से भी अलग कभी कभी हो जाता है। इट रिलाइज ऑन कल्चरल एस्पेक्ट्स। जी। तो कई धर्म जो है बाद में पैदा हुए हैं, लेकिन उनका कल्चर उससे पुराना है, हाँ। और कल्चर से उनका पर्सनल लॉ जुड़ गया है। हाँ। तो पर्सनल लॉ को बदलना हाँ। एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, हम्म। और इसके लिए जो खुद समाज है हाँ। उसको परिवर्तन लाना पड़ेगा। अनलेस अनलेस आप अतातुर्क हो जाएं। हाँ। अतातुर्क तो एक फरमान जारी करके वो कर सकते थे, या मुगल शहनशाह हो जाए कि एक फरमान जारी हो गया और हो गया। हाँ। आज की तारीख में हाँ। जब, और जो साफ है कि हम लोग लॉ कमीशन से बातचीत करेंगे और पार्लियामेंट में डिबेट होगी, हाँ। आज की तारीख में ये बहुत ही नाजुक मुद्दा है, हाँ। और इसको हम 3, 6, 8 महीने में नहीं सुलझा सकते। हाँ। ये इसको बात। आपको, जब हिंदू पर्सनल लॉ को डिबेट करने में हमें 3 साल लगे और 30 मील हमने किया, जी। जबकि उस जमाने में ज्यादा जो जो हिंदू क्लास वहां थी पार्लियामेंट में, वो ज्यादा एजुकेटेड थी। दे जी। वर मच मोर कॉन्शियस एंड दे वांटेड टू ड्राइव ऑन। हाँ। उनको भी 3 साल लगे। हाँ। तो हमें अपने मुल्क को इसके लिए एक कदम पीछे हटके, हम्म। सबसे बात करके, हम्म। उसमें आप हम्म। क्लेरिक्स को भी लीजिए, उसमें आप बुद्धिजीवियों को भी लीजिए, उसमें आप जवानों को भी लीजिए, तब हम इसको करें हाँ। तो ये हमारी सबकी भलाई होगी। ये और मैं एक बात आपसे और इजाजत चाहता हूँ। ये। सबसे सेंसिटिव इशू इसमें आदिवासियों का है। हाँ। अब आपने पर्सनल लॉ की बात की, छोड़ दीजिए कल्चरल एस्पेक्ट। हमारे यहाँ बस्तर में आप वाकिफ हो, घोटुल चलता है। जी। क्या आप ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में घोटुल को गैर कानूनी मार देंगे, इमोरल कह देंगे कि लड़का लड़कियां, एक डॉर्मेट्री है, एक लड़के लड़कियां वहां रह रहे हैं, इज इट इमोरल? हाँ। तो दोज आर इश्यूज विच यू कांट टेम्पर विद हाँ। एज इट इज। मैं बार बार आपको आदिवासी भाइयों की इसलिए कह रहा हूं कि लोग ऑलरेडी इमोशनली डिस्टर्ब हैं। हाँ। अभी सरकार ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एक नया पार्लियामेंट में पेश किया है, जी। जिसके तहत हमारे जंगलात काटने में आसानी हो जाएगी।
अब आप देख रहे हैं 1950 से अब तक हमने कितने जंगल काट काट के, जी आदिवासी जिसका जंगल था जी। उसको हम दौड़ा रहे हैं क्योंकि हमने भिलाई स्टील प्लांट बना दिया और रोरकेला बना दिया। वो बेचारा जंगल में भागता चला गया। हाँ आज हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है कि जंगल मेरा है। हाँ आदिवासी हजारों साल से उस जंगल में है, हाँ। वो उसका निवासी है, हम्म, वो जंगल को पूछता है। हम्म, द जंगल इज द मदर एंड फादर ऑफ द आदिवासी। बिल्कुल। उसको हम लेते चले जाते हैं। हाँ और आज हम कहेंगे कि तुम्हारे पर्सनल लॉ से भी हम इंटरवीन कर देंगे। और जैसा मोदी जी, जो हमारे पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, सुशील मोदी साहब, उन्होंने कहा कि साहब हम नॉर्थ ईस्ट को छोड़ देंगे। अब हाँ नॉर्थ ईस्ट को आप छोड़ देंगे तो फिर क्या रह गया भाई? तो फिर आर यू एमिंग ओनली एट माई बस्तर हाँ गॉन्स हाँ और माई धार झील्स? हाँ। ये तो नहीं कर सकते आप। ये मुझको लगता है यूसीसी के बजाय ये यूयूसीसी हो जाएगा। ये अनयूनिफाइड सिविल कोड हो जाएगा ये। कि कि आज वो एक किस्म से अनयूनिफाइड है, क्योंकि यूनिफिकेशन की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, आग नहीं लगी हुई है कोई कि इसके बिना वो बुझ नहीं सकेगी। तो मैं खैर। आपको इंटरवीन, आई एम सॉरी, आई एम इंटरवीनिंग यू। देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने तब सोचा था, आर्टिकल 370 हमने कश्मीर में खत्म किया ना, लेकिन आर्टिकल 370 के साथ साथ आर्टिकल 370 ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी आई तक चलते हैं। क्योंकि हर एक एरिया की अलग इशुओं को लेके हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रबंध किए थे। वहां जी भी यूनिफॉर्मिटी हो सकती थी, जी 370 हम रखते ही नहीं। जी। आपने नजीब साहब मेरी एक संवैधानिक समझ को मजबूत नहीं किया है अभी तक। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो फंडामेंटल राइट्स जेंडर इक्विलिटी के हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में भी नहीं है तो भी एक संविधान की धारणा है जेंडर इक्विलिटी की, उसके ऊपर पर्सनल लॉ में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो कैसे गया? क्यों क्यों इसकी इजाजत मिल पाती है? कि यानी मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि जब मुस्लिमों की बात होती है यूनिफाइड सिविल कोड की, तो महिलाओं के हक की बात होती है कि उनके हक की में जाएगा ये, उनके हक बढ़ाएगा। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि मुस्लिम महिला हो कि कोई भी महिला हो, उसके हक संविधान क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर सका? क्यों उसने संविधान ने पर्सनल लॉस के सामने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए? ये तो वही बात है सुनील, के सेंसिटिविटी रखी गई व्यक्तिगत धर्मों के बारे में, हम्म, क्योंकि मुल्क एक अजीब विचित्र दौर से गुजर रहा था। हम्म, पार्टीशन हो चुका था। हम्म, यानी एक एक बहुत ही घातक घटना हमसे हुई थी। लाखों लोग हमारे मरे थे, सबका दिल दहल चुका था। हम्म, तो उस वक्त सबकी सेंसिटिविटी रखने के लिए कई चीजों से छेड़छाड़ नहीं की। हम्म, उसके बावजूद एक इतना उम्दा कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाया है, इसके फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप पढ़ें तो दुनिया में कहीं नहीं दिखते। हाँ। मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, जब ट्रिपल तलाक को बंद किया मोदी सरकार ने, खत्म किया उसको, गैर कानूनी करार दिया, तो ये कानून से हो पाया? बिरादरी जो है ये अपने भीतर से उसको इवॉल्व नहीं कर पाई। ये समाज सुधार जो है समाज के भीतर से नहीं हो पाया। बल्कि मेरा मुझको जितना याद पड़ता है, अगर मैंने थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा है, तो समाज के भीतर इसकी सोगोगाहट भी नहीं थी, इसकी चर्चा भी नहीं थी। कुछ लोग कॉलम लिख देते थे, कुछ इंटरव्यू में आपके सरीखे लोगों ने कहा होगा, लेकिन मुस्लिम समाज के भीतर ट्रिपल तलाक की व्यवस्था को खत्म करने की कोई बात भी नहीं होती थी। ठीक वैसे ही जैसे हिंदू समाज के भीतर बाल विवाह के खिलाफ बात नहीं होती थी। कुछ इक्का दुक्का सोशल रिफॉर्मिस्ट आए, उन्होंने उसके खिलाफ बात की। सती प्रथा के खिलाफ इक्का दुक्का सोशल रिफॉर्मिस्ट आए, उन्होंने बात की। और हिंदुस्तान के कई सोशल रिफॉर्म्स तो अंग्रेजों के समय उनके हौसले से, उनकी धाक से, उनकी ताकत से भी हुए हैं। बाद में भी हुए, कानून से पहले भी हुए। मुस्लिम समाज के भीतर किसी भी किस्म के रिफॉर्म की बात क्यों नहीं होती है? आ, मैं एक हिंदू होने के नाते ये सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं तो एथिस्ट हूं। लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते सवाल कर रहा हूं कि मुस्लिम औरत के हक की बात मुस्लिम समाज खुद क्यों नहीं करता है? आ, एक चीज होती है माइनॉरिटी साइकी। हिंदुस्तान का मुसलमान एक माइनॉरिटी साइकी से भी सफर करता है हम्म, कि मैं अपनी चीज को उतना मजबूत रखूं, हम्म,
कि कोई मुझे अगर क्रिटिसाइज करे तो मैं उससे बहुत सेंसिटिव हो जाऊं। हम्म, एक तो ये वजह है कि the Muslims are very chary of हम्म, reform because they think that this is a great religion which has come from Allah, etc. And it is true कि हम ये मानते हैं कि ये धर्म अल्लाह से आया। अब सवाल ये है, ट्रिपल तलाक का आपने किया। मैं ट्रिपल तलाक का हिमायती नहीं हूं, लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर। लेकिन इसमें इसको जो समझा है बाहर वालों ने, वो भी पूरी तरह से समझा नहीं है। ट्रिपल तलाक क्या होता है? हम्म, तलाक वो नहीं है कि मैंने, सुनील ने अपनी बीवी को कह दिया तलाक 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 और वो छुट्टी हो गई। तलाक तब होती है जब 1 महीने का गैप दिया जाता है। वन मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज टू पास बिफोर यू से द अदर थिंग। सो तीन तीन मेंस्ट्रुअल साइकिल, थ्री थ्री मंथ्स ये जाएंगे, ये वक्त देते हैं आपको टू चेंज योर माइंड। तो हमें, हमारा कानून भी है, वो भी तो जज साहब कहते हैं कि भाई 6 महीने सोच के आओ तब ग्रांट करेंगे। सो देयर वॉज अ सेंस बिहाइंड इट, जो मुसलमान समझते थे कि काफी है, ये 3 महीने का टाइम काफी। लेकिन हर चीज का मिसयूज होता है विद टाइम। समाज में बहुत लोग आज अनपढ़ हैं। मुस्लिम समाज की लैक ऑफ एजुकेशन के कॉजेस पे जाऊं मैं तो आपका ये 3 घंटे का कॉन्वर्सेशन चलता रहेगा। देर आर मल्टीपल कॉजेस फॉर लैक ऑफ एजुकेशन। और जिस स्थिति में आज मुस्लिम समाज हिंदुस्तान में है, क्योंकि मुस्लिम समाज की जो परिस्थितियां हैं वो दलितों से ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। पढ़ाई लिखाई के पैमाने ले लीजिए, नौकरी के पैमाने ले लीजिए, पॉलिटिक्स के पैमाने ले लीजिए, आज मुसलमान समाज एक बड़े कमजोर दौर से गुजर रहा है हिंदुस्तान में। तो उसकी सेंसिटिविटीज बहुत बढ़ जाती हैं, वो हर चीज अपने को रोक के रखता है। इसलिए ये रेजिस्टेंस आया है, और ये रेजिस्टेंस तब तक रहेगा मेरे ध्यान में जब तक हम समाज में एजुकेशन नहीं लाएंगे, और इस समाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगी कि मैं नौकरी भी पा सकता हूँ, मैं आर्मी में भी जा सकता हूँ, मैं आईएएस भी बन सकता हूँ, वगैरह वगैरह। So it's a lack of confidence. It's a question of minority psyche, and it is a question of the time, the age with which the Muslim Samaj is passing in India today. ये आपका जवाब। देखिए, आपने जो कहा कि माइनॉरिटी साइकी, मैं वहां तक तो उसको मंजूर करता हूं, लेकिन माइनॉरिटी साइकी से परे जाकर अगर मैं देखूं तो जब तक एक कानूनी रिफॉर्म नहीं हुआ रहता तब तक राजस्थान में आज भी सती होते रहती। आपको याद भी होगा, एक हाईकोर्ट के जज ने तो जज बनने के बाद, हाईकोर्ट पहुंचने के बाद भी वकालत की थी सती प्रथा की कि नहीं, ये जायज है, इसके खिलाफ कानून सही नहीं है। कई ऐसे मौके आते हैं जब सरकार को दिल कड़ा करके कानून बनाना पड़ता है। मैं अभी इस बात पे नहीं जा रहा हूं कि जिस सरकार का ऐसा दिल कड़ा होना चाहिए उसके दिल में और कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, वो एक अलग बवाल की बात हो जाएगी अगर हम मन की तमाम बातों पे जाएंगे। तो अभी हम मन की तमाम बातों पे नहीं जा रहे, मन की उन बातों पे जा रहे हैं जिनको मोदी जी ने अभी कहा है कि एक परिवार के सदस्य जो हैं उनके लिए अलग अलग कानून रहेगा, तो घर कैसे एक चलेगा, परिवार कैसे एक चलेगा। मैं उसमें भी परिवार का एक कोना जो मुस्लिम कोना है, उस कोने में जो मुस्लिम महिला है, मैं उसकी तरफ देखने की बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और आपके पहले भी मैं कुछ लोगों से ये सवाल कर चुका हूँ, मुस्लिम लोगों से, मुस्लिम महिला के हक के बारे में, कि जब मुस्लिम मर्द फिक्र नहीं कर पा रहे हैं मुस्लिम औरत के हक के बारे में, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो जाती कि बाई लॉ वो लोगों को सोचने के लिए मजबूर करे कि ये नहीं चल सकता। जेंडर इक्वेलिटी कहीं ना कहीं आएगी। अब आपने जो कहा कि पार्टीशन का जो वक्त था, पार्टीशन के दौर के हालात ऐसे थे, लोगों के जख्म खुले हुए थे, रिस रहे थे, इसलिए उस वक्त नहीं किया गया। आज हम पार्टीशन से 75 बरस पार आ गए हैं, पार्टीशन के तमाम जख्मी चल बसे हैं, शायद ही कोई जिंदा हो अभी जो उस वक्त जख्मी हुआ हो। तो ऐसे में मुझको ऐसा लगता है कि एक कानून लाकर, केवल मुस्लिमों की बात नहीं है, किसी भी समाज में, किसी भी समाज में अगर कोई सुधार आना है तो क्या कानून लाने के लिए अब भी दिल कड़ा करने का वक्त 75 साल में भी नहीं आया है? मैंने तो आपको पहले ही कहा
कि यूसीसी से ज्यादा साधारण और ज्यादा आसान काम ये है बिल्कुल कि कानून ले आइए। और बिल्कुल। न सिर्फ जैसे आप ट्रिपल तलाक लाए, ये- एक आध दिन एक हफ्ता लोग नाराज हुए, उसके बाद आदी हो गए। हाँ, आदि हो गए। इसी तरह जो सक्सेशन लॉज हैं, जो प्रॉपर्टी की शेयरिंग लॉज हैं, उनमें तरमीम कर दीजिए। हाँ ये बाइनरी खत्म कर दीजिए। हाँ तो यूसीसी को चलने दीजिए, धीरे धीरे वो हो जाएगा अपने टाइम में। हाँ लेकिन मुस्लिम समाज की जो वरी आपको हो रही है इस वक्त, हाँ कि पॉलीगमी नहीं हो, सक्सेशन लॉज ठीक हो, प्रॉपर्टी का डिविजन, उसको लॉज से चेंज कर दीजिए, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं। हाँ इफ द टाइम हैज कम। हाँ। मैं एक चीज समझना चाहता हूं नजीब साहब आपसे। आप उस डेलीगेशन का हिस्सा थे, और बहुत बड़ा डेलीगेशन नहीं था, 100-200 लोगों का, शायद पांच, हाँ, 5 लोगों का डेलीगेशन था, जो प्रमुख मुस्लिम जो हैं, प्रमुख भी यानी किसी मुस्लिम धर्म के प्रमुख आप लोग नहीं थे, मुस्लिम बिरादरी के 5 ऐसे लोग थे जिनके चेहरे जाने माने हैं। आप लोग गए थे आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत से मिलने के लिए, बात करने के लिए उनसे, कि दोनों मजहबों के बीच, दोनों समुदायों के बीच जो किसी तरह की गलतफहमी हो, कुछ हो, वो कैसे दूर की जाए, कैसे एक दूसरे की बात को समझा जाए, इसके लिए आप लोग गए थे। आज आरएसएस के मुखिया जो हैं, वो प्रधानमंत्री या भाजपा के किसी भी नेता के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस माने जाते हैं। उनको हिंदुओं का एक प्रभावशाली, खासकर भाजपा के ऊपर एक प्रभावशाली संगठन माना जाता है। आप लोग जब मिलने गए थे, यूसीसी को लेकर आपकी बात नहीं हुई थी क्या? मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूं। मैंने आपके बाद में कुछ एक इंटरव्यू पढ़े, आप जब विदेश जा रहे थे उसके पहले, और हमारी उस वक्त बात नहीं हो पाई। मैंने उसमें देखा कि आरएसएस के बारे में आपने उसमें कई तरह के विशेषण इस्तेमाल किए थे, कई तरह के एडजेक्टिव इस्तेमाल किए थे, जिससे आरएसएस को एक बड़ी क्रेडिबिलिटी मिलती है। ऐसे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आपने आरएसएस के बारे में इस्तेमाल किए थे। उसका मतलब है कि आपके रिश्ते उनसे, बातचीत के अच्छे रिश्ते रहे, आपके मन में उनके पास, उनके लिए बातचीत के हद तक तो सम्मान है ही, कम से कम, कि उनसे बातचीत होनी चाहिए, आप उनको बातचीत के लायक मानते हैं। क्या ऐसे में यूसीसी जैसे मुद्दों पर, क्योंकि यूसीसी तो जिंदा पहले से था, क्या ऐसे मुद्दों पर आपकी उनकी बात नहीं हुई थी? सुनील, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा, क्योंकि आपने ये बात छेड़ी है। जी हमारी माननीय भागवत साहब से मुलाकात हुई थी, जी या 2-3 दफा हुई थी, और बहुत लंबी लंबी मुलाकातें। जी हम मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते, जी हम उनको रिप्रेजेंट नहीं करते। जी। लेकिन हम इसलिए गए थे कि हम सेंसिटिव लोग हैं, हम्म, और हमने ये देखा कि जो मुल्क के हालात हैं हम्म, वो मुफीद नहीं है, हम्म, इनमें सुधार लाने की जरूरत है। हम्म, इनमें हिंदुओं और मुसलमानों में जो कशीदगी है इसको कम करने की जरूरत है। इसीलिए हम गए। हम्म, और मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है। कुछ लोगों ने कहा, हमारा बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि साहब आप उनको क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं। तो नजीब जंग या याकूब कुरैशी या जनरल शाह कौन होते हैं हिंदुस्तान में आरएसएस को क्रेडिबिलिटी देने वाले? हम्म, यानी 5 दोस्त अगर मिलके आरएसएस मुखिया से मिलते हैं हम्म, और वो हमें वक्त देते हैं, हम्म, तो ये उनका बड़प्पन था। हम्म, वक्त हमने मांगा था, उन्होंने हमसे नहीं कहा था कि आप मिलिए। हम्म, तो एक तो ये बात आप समझिए। हाँ, हमारी कोशिश ये थी कि समाजों में जो दूरियां हैं उनको हम कम कर सकें, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वो समझ सकें, हम्म, और हमारी तकलीफ, जो समाज में मुस्लिम समाज की जो कमजोरियां हैं वो भी समझें, जो तकलीफें हैं, दुख दर्द हैं, वो भी समझें, और उनके गिले शिकवे हैं मुसलमानों से, वो हम तक पहुंचाए जाएं, ताकि हम फिर वेरियस क्लेरिक्स तक ये बात पहुंचा सकें जो समाज के लीडर्स हैं। हाँ, तो हमारी बड़ी खुल के बात हुई थी, उनकी भी शिकायतें थी, हमारी भी शिकायतें थी। और मुझे भागवत साहब ने साफ साफ ये कहा, 2 बातें समझ लीजिए। उन्होंने ये कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए, जीतने के लिए पॉलिटिक्स में है। तो हाँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक पॉइंट से ज्यादा हम उनमें इंटरफियर नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि संघ के उच्च श्रेणी में हमने इस बात पे विचार किया है हाँ, कि 20% हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, हम इनको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो हम्म, 2 बातें तो साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीति चलेगी
जो कशीदगी पैदा करती है, हो सकता है। हाँ, और दूसरा हमारी तरफ से, यानी कि संघ की तरफ से, हम चाहते हैं कि भाईचारा रहे। हाँ, अब ये कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं, हम्म, इसीलिए हम मिल रहे हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन हम हटा सकें। हाँ, ये हमारी उम्मीद है। तो हाँ, जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इस तरह बैठा हूं जैसे कि मैं हिंदू हूं, आप इस तरह बैठे हैं जब मुसलमान है। ये आप और मैं की जब बात, जब हम हो जाएंगे, तब हमारे जो इख्तलाफ हैं ये दूर हो सकते हैं। हाँ, तो ये बातें हमारी चल रही हैं, और हमारी उम्मीद है कि हमारे विचार सेकुलर हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि हम अपने विचारों से उनको और अवगत करा पाएं, हाँ, और वो हमारी तरफ एक कुछ तवज्जो दें। एक हाँ, तो ये है। हाँ, यूसीसी अनफॉर्चुनेटली तब तक इतना रंग लाया नहीं था, हाँ, तो यूसीसी पे हमारी कोई बात हुई नहीं है उनसे। हाँ, लेकिन हो सकता है आगे जब हमारी ये मुलाकातें होंगी तो नेचुरली इस पे विचार होगा। हाँ, आप अच्छे दरिया दिली की बात कर रहे हैं कि आप खुले दिल से मिलने गए थे, एक दूसरे की बातों को समझने गए थे। और ये भी उन्होंने सही कहा कि भाजपा के साथ अपने इलेक्टोरल कंपल्शंस रहते हैं। वो चुनाव लड़ने के लिए कुछ बातें कर सकते हैं और आरएसएस उनसे कुछ जरा अलहदा बातें भी कर सकता है, ये बात भी सही है। एक बात जब आप कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप और मैं, ये जब हट जाए फासला और हम मिलकर बात करें, तो मैं याद करता हूं, आपने भी देखा होगा, क्योंकि आपकी भागवत साहब से मुलाकात हुई है, मेरी तो नहीं हुई है। तो आपकी मुलाकात हुई है तो आप उनके बयानों को, उनके स्पीचेस को ज्यादा बारीकी से देखते होंगे, सुनते होंगे। वो जब कभी भी बात करते हैं मुसलमानों की, वो इस तरह से बात करते हैं कि मुसलमान हिंदुओं के, मान लीजिए कोई नीचे दर्जे के हों, दूसरे दर्जे के नागरिक हों यहाँ पर, जो आप हम कह रहे हैं, ये हम शब्द बराबरी के एक लकीर में लिखे गए दो अक्षर नहीं दिखते हैं मुझको कि ह के बगल में म लिखा हुआ हो। वो ह के पैरों में म दिखता है मुझको, ह के नीचे म रख दिया गया हो ऐसा। मैं नहीं जानता कि आपने भागवत साहब की स्पीचेस को ध्यान से सुना है कि नहीं। मैं सुनता हूं, मैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। मेरा मानना है कि वो एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हिंदुस्तान के। हालांकि मेरे और आपके बीच में भागवत साहब को लेके और उनके ऑर्गेनाइजेशन को लेके, एडजेक्टिव्स को लेके सोच का फर्क हो सकता है, हो सकता है आपने जो विशेषणों का इस्तेमाल उनके लिए किया है, मैं शायद उसको न करूं। हो सकता है हिंदुस्तान के कई लोगों को ये लगा कि आपने उनको एक अलग क्रेडिबिलिटी दी है, एक विश्वसनीयता उनको दी है कि उनसे मिलके हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर आप लोग बात कर रहे हैं। हो सकता है मैं न करता ऐसे विशेषण, ऐसी बात मैं न करता। लेकिन आपने जितनी बातचीत की है और जितने सार्वजनिक बयान, उनके व्याख्यान बयान आपने देखे हैं, क्या आपको लगता है कि वो मुस्लिमों के लिए एक बराबरी की बात करते हैं? जो 20 करोड़ मुसलमान हैं, क्या उनके लिए वो बराबरी के दर्जे की बात करते हैं वो? सुनील, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे मेरे आगे के ताल्लुकात में कोई अड़चन आए। ये कंट्रोवर्शियल बात मैं नहीं करना चाहता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आरएसएस में भी विभिन्न पहलू और विचार चल रहे हैं। एक हार्डकोर है, एक मॉडरेट है, एक जरा थोड़ा लिबरल है, एक तो ये भी चल रहा है। और अगर आप संघ के बारे में पढ़ें, जो मैंने बहुत पढ़ा है, तो ये हमेशा डिबेट चली है वेरियस संचालकों में कि संघ को किस तरह पोजीशन किया जाए इन दैट टाइम एरा, इन दैट एरा। तो हाँ, ये एक, मेरे ख्याल, इस एरा में हाँ, भगवत जी भी एक एक आइडिया पेश कर रहे हैं। हाँ, और मुझे विश्वास है कि संघ में बहुत लोग हैं जो उनके विचारों से सहमत नहीं होंगे। तो उनको भी कुछ हद तक सभी को साथ लेके चलना है। एक तो ये बात है कि उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। दूसरा है कि ये जो बैगेज हाँ, आरएसएस कैरी करता है, इसमें कोई शक नहीं है कि 700 साल मुसलमानों का जो राज रहा है, उसमें कुछ उनका परसेप्शन है, कुछ रियलिटी है कि मुसलमान शासकों ने ज्यादतियां की हैं। ये परसेप्शन भी हटाने की कोशिश हमारी है। जी, आपके आज हम देखते हैं कि पूरा एक एक बहुत बड़ा तबका है हिंदुस्तान में जो कहता है कि साहब, लेफ्ट ओरिएंटेड हिस्टोरियंस ने उल्टी पुल्टी हिस्ट्री लिख दी। हाँ, अब
आप भी इतिहास पढ़े हैं, मैं तो इतिहास का स्टूडेंट हूँ। मैं तो नहीं मानता कि उल्टी पुल्टी हिस्ट्री लिखी है। मैं मानता हूँ कि एक बड़ा अच्छा गोल्डन एरा था, हाँ, जिसमें हमारी जो जीडीपी थी वो दुनिया की 1/3 या 1/4 थी। हाँ, तो उस ये जो बैगेज है, हाँ, इसको हटाने में बहुत टाइम लगेगा। हम्म, अनफॉर्चुनेटली उसको हटाने का प्रयास इनफ किया नहीं जा रहा। हम्म, आप तो किताबें ही बदल रहे हैं। हाँ, आप तो जो इतिहास लिख रहे हैं और एनसीईआरटी की किताबें लिख रहे हैं, उनमें ही परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये जो पूरा मसौदा, ये इसको मैं एक कोलाज की तरह देखता हूँ हम्म, कि इस कोलाज में कुछ लोग हैं जो स्थिति सुधारना चाहते हैं, हाँ, कुछ लोग हैं जो जो चल रहा है वैसे चलने दीजिए, और कुछ लोग हैं जो इतिहास को मिटा के एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं। हाँ, हाँ, इतिहास तो जा नहीं सकता कहीं। हाँ, तो उस बैगेज को हटाने के लिए हाँ, आपको, हमको, सबको बार बार बात करनी हम्म। पड़ेगी, बार बार प्रयास करने पड़ेंगे, आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, आप जैसी चैनल को अपने विचार दुनिया के सामने रखने पड़ेंगे। ये मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, अभी आपने कहा कि आपने आरएसएस को पढ़ा है और इंटरेक्ट तो किया ही है आपने उनसे। मैं इस बातचीत के सिलसिले को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूं, मैं केवल आपसे एक समझ है चाह रहा हूं, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं। जो आपने कहा कि उनके भीतर भी हार्ड लाइनर, सॉफ्ट लाइनर, कई तरह के लोग रहते हैं, उनको अपने घर को भी देख के चलना पड़ता है, अपने घर को देख कर भी बात करनी पड़ती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूं कि क्या ये आरएसएस की सोच में, जो कि आपने पढ़ा है, ओवर द ईयर्स आपने पढ़ा है, क्या उनकी सोच में किसी तरह का एक इवोल्यूशन हो रहा है, या क्या ये किसी चुनाव की वक्ती जरूरत को देखते हुए वो अपनी भाषा, अपनी मिसालें, अपने बयान, अपने भाषण तय करते हैं? क्या लगता है आपको, एक इवोल्यूशन हो रहा है उनके भीतर? सुनील, आरएसएस अपने 100 साल के इतिहास में इवॉल्व हर दशक में करता रहा। अच्छा। एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे किया कि कि हेगडेवार साहब के जमाने से लेके, गोलवलकर साहब के जमाने से लेके, देवरस साहब के लेके, हर एक दशक में हर एक सरसंचालक की लीडरशिप में चेंजेस आए हैं। हाँ, आपने पढ़ा होगा कि जो जो बड़े अग्रेसिव स्टेटमेंट्स थे गुरुजी की किताब में, गोलवलकर जी की किताब में, उनको हटा दिया है। तो ये तो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। अब कितना स्लो है, हाँ, कितना तेज हो जाएगा, कौन तेज करेगा, हाँ, या वो समझेंगे कि इसको नहीं, अभी स्टेशनरी कर दो। हाँ, ये इसके जवाब मेरे पास नहीं है। हाँ, लेकिन एवोल्यूशन इज देयर, हाँ। वो चल रहा है। चाहे वो बहुत रेडिकल इवोल्यूशन ना हो, क्योंकि रेडिकल बहुत मुमकिन भी नहीं रहता। हम केवल आरएसएस की बात क्यों करें, हम लेफ्ट पार्टीज में भी देखते हैं कि उनमें भी रेडिकल इवोल्यूशन कोई तेजी से रातों रात नहीं आ पाता है, बहुत वक्त लगता है पॉलिटिकल फिलॉसफी के इवोल्यूशन में। तो ये मैं आपकी इस बात को एग्री करता हूं कि वो इवोल्यूशन हो सकता है बहुत तेज रफ्तार ना हो, लोगों को लगता होगा कि आप अपना पूरा स्टैंड बदलिए, उनको अपना घर भी संभालना है, उनका घर ही बुलडोजर बिल्कुल। से गिर जाए मान लीजिए, तो वो उस इवॉल्व चीजों को, सोच को लेके कहाँ पे रहेंगे? ऐसी नौबत भी आ सकती है। अब मैं आपके आरएसएस से बातचीत के बारे में तो हमने यहाँ चर्चा की, और जो मुस्लिम क्लेरिक्स की बात आप करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, मुस्लिम क्लेरिक्स के बीच में खुद मुस्लिम समाज की जो सोच है, और मैं फिर मेरी मेरी तंग सोच है, मैं केवल मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोचता हूं, उन महिलाओं के बेहतर हक के बारे में, अधिक और जायज हक के बारे में हिंदुस्तान में बसे हुए मुस्लिम क्लेरिक्स की क्या सोच है? अगेन मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, इसके दो पहलू हैं जवाब के। एक, आम समाज में ये इम्प्रेशन है कि ये क्लेरिक्स बड़े तंग दिल हैं, बड़े कंजर्वेटिव हैं, हो सकता है कम्युनल है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। हम्म, मेरी जमात उलमाए हिंद, जमात इस्लामी, इस वक्फे में बात हुई है। हम्म, और मैं, क्योंकि पहले मेरा इतना संपर्क नहीं था, हम्म। लेकिन आज मैं आपको कह सकता हूं कि इनकी इतनी सेक्युलर अप्रोच है कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो मुझको देवबंद स्कूल जिस मैंने सुनना शुरू नहीं किया है और मुझको यकीन नहीं हो रहा है। जी हाँ, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मेरे साथ चलिए आप। देवबंद स्कूल
जिसको आज जिस कहते हैं कि फतवा दे देते हैं वगैरह वगैरह, इतनी सेकुलर अप्रोच है। और लोगों को उनका इतिहास नहीं मालूम कि जब आजादी की लड़ाई हुई थी तो देवबंद स्कूल ने जिन्ना साहब का कितना विरोध किया था, और जिन्ना साहब की एंट्री नहीं थी वहां। तो इनका इतिहास तो अब तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। हमारा इंप्रेशन ये हो गया है कि जिस आदमी ने इतनी बड़ी दाढ़ी रख ली और दुपट्टी टोपी पहन ली, ही इज नेसेसरली कम्युनल। ऐसा नहीं है। हमने सिख पगड़ी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन मुस्लिम टोपी एक्सेप्ट नहीं की। ये हमारी सोच की प्रॉब्लम है। आपने एक बुशर्ट एक्सेप्ट कर ली जो अंग्रेजी लिबास है, लेकिन कुर्ता एक्सेप्ट, सफेद कुर्ता एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि ये मुसलमान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये गलत है। तो आपको मैं दावत देता हूं कि आप मेरे साथ देवबंद चल के देखें कि वहां क्या पढ़ाया जा रहा है। ये एक इम्प्रेशन है कि साहब वहां पर टेररिज्म होता है और गलत किस्म, ऐसा नहीं है। द टीचिंग इज डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर। हाँ, वहां जो वो कहते हैं दीनी तालीम दी जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है, उर्दू पढ़ाई, लेकिन वहां साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी भी पढ़ाई जा रही है। ये आपको इल्म नहीं है इसका। तो एक तो मैं ये कंफ्यूजन दूर करना चाहता था। अब दूसरा सवाल पे आ जाइए कि ये मुस्लिम महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। मैं डर रहा था कि आप उसको पूरे तरह से सिरे से भूल ही गए हैं। ना 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 ना। हाँ अब मैं दूसरे पहलू पे आता जी। हूँ। मुस्लिम महिलाओं के सोच के बारे में उनके दिल तंग है। एंड दिस अगेन इज हिस्ट्री, इट्स कल्चरल, जिसको उनमें चेंज नहीं किया है, जो और मुसलमान देशों ने चेंज किया है, जिसकी बात मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये वक्त आ गया है कि अगर ये चेंज नहीं करेंगे तो सरकार को कानून ला के परिवर्तन करना पड़ेगा। ये मेरा जवाब। हाँ, तो मुझको ये बतलाइए, इन क्लेरिक्स को, मौलवियों को या जो भी कहते हैं उनको, इनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि सरकार कानून के डंडे से जिस दिन इस बात को लागू कर देगी, इनके घर की महिलाओं के नजरों में भी इनकी इज्जत नहीं रहेगी कि हमको हक तुमने नहीं दिए मर्दों ने, हमको हक सरकार ने दिए हैं। जो मोदी जो कर रहे हैं, मैं आपसे कहूं, ट्रिपल तलाक का जो मामला है जिसमें मुस्लिम महिलाओं को एक किस्म से हक मिला है, ऐसा लगता है बहुत से लोगों को, मुझको भी लगता है, मैं भी उनमें से एक हूं। क्या मुस्लिम महिला को बराबरी का हक और तरह से अगर मिलने लगेगा, प्रॉपर्टी में, दिगर मामलों में, क्या वो मुस्लिम मर्दों के लिए शर्मिंदगी का दिन नहीं रहेगा? उनके अगुवाई करने वाले जो क्लेरिक्स हैं उनके लिए शर्मिंदगी का दिन नहीं रहेगा कि 21वीं सदी में आके भी तुम लोगों ने हमको हक नहीं दिया, हमको एक मोदी ने हक दिया आकर? आपको दूसरी भी गलत फहमी है। आपने सीएए का एजिटेशन नहीं देखा कि जी मुस्लिम महिला कहाँ है आज। जी। वो किसी से दबती नहीं है, हाँ वो अपनी मर्जी का करती है। हाँ शाहीन बाग में 3-4 महीने गवर्नमेंट को पानी पिला दिया हाँ और हिंदुस्तान भर में अपना मूवमेंट चला दिया। मुस्लिम महिला ही नहीं, कोई भी महिला, मणिपुर में देख लीजिए, महिलाओं ने आर्मी को रोक दिया है। हाँ। तो ये गलत फहमी अपने दिल में हमसे निकाल देनी चाहिए कि महिला को आप दबा सकते हैं। अब दूसरा सवाल कि क्या इस चीज के बारे में एजुकेशन क्यों नहीं है मुस्लिम महिलाओं में। इट्स अ क्वेश्चन दैट आई कांट आंसर, क्योंकि आई थिंक, मेरा ये अपना ख्याल है कि उन्होंने इसके बारे में कभी एजुकेट ही नहीं किया, कभी सोचा नहीं ज्यादा। जो चल रहा है वो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दबी हुई है घर में कि तुम्हें ये करना है, फलाना ढिमका। पॉलीगमी, पॉलीगमी इज मोर और लेस नॉन एग्जिस्टेंट इन मुस्लिम कम्युनिटी। इन नंबर्स। इन नंबर्स कई कई समाज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जहां ज्यादा पॉलीगमी है। तो मुस्लिम महिला ने जो जो वारिसाना हकूक है उसके बारे में ज्यादा चिंता और विचार किया नहीं है। लेकिन क्या वो इसको अप्रिशिएट करेगी? हाँ, वो अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप कानून लाएंगे, इट विल बी वेलकम बाय द वे। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो आपने अभी जो एक लाइन कही उससे मुझको तसल्ली हुई कि ये इंटरव्यू कामयाब रहा। जब मुझको कोई ये कहता है कि आपके इस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है, तो मुझको तसल्ली होती है, कम से कम मेरे पास कोई तो एक लाजवाब सवाल था। क्योंकि वो सवाल लाजवाब था है? दूसरी दूसरी बात नजीब साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो सीएए का जो प्रोटेस्ट था, सीएए का प्रोटेस्ट मुस्लिम मर्द के खिलाफ नहीं था,
वो मुस्लिम बिरादरी की तरफ से बाकी लोगों के खिलाफ था, और उसको बाकी बिरादरियों का भी बड़ा साथ हासिल था। सीए में बहुत सारे हिंदू, दूसरे धर्मों के लोग, तमाम लोग शामिल हुए थे, तमाम सेकुलर लोग उसमें शामिल हुए थे। लेकिन वो एजिटेशन और मूवमेंट जो है मुस्लिम मर्दों के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का नहीं था। तो हम उसको मुस्लिम महिला की अवेयरनेस का प्रोटेस्ट नहीं मान सकते मुस्लिम मर्दों के खिलाफ। नहीं, मैंने मुस्लिम मर्दों की बात भी नहीं की, और मैं इसको भी मुस्लिम मर्दों के खिलाफ नहीं समझता कि अगर आपका कानून आ जाए। हाँ, वो एजिटेशन ऐसा था कि जब मर्द आगे आना भी चाहते थे हाँ, तो महिलाओं ने ये कहा कि आप जरा इस वक्त अलग हो जाइए, हाँ, आप जरा हमारा माइक अरेंज कर दीजिए, स्टेज अरेंज कर दीजिए, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ कोई मर्द की जगह नहीं है। हाँ, मैं खुद शाहीन बाग गया था, क्योंकि मेरी फॉर्मर यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व थी। ठीक, मैंने वहां जाके बच्चों से बात भी की थी। ठीक, तो ये जो लेडीज हैं, ये बिल्कुल अपने जहन में क्लियर थी कि ये कानून जो है ये ना इंसाफी का कानून है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। हाँ, वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी नहीं कर रही थी, हाँ, वो अपनी अवेयरनेस गवर्नमेंट को जाहिर कर रही थी हाँ, कि ये हमारे साथ ज्यादती हो जाएगी। हाँ, और सीएए इज नॉट अगेंस्ट मुस्लिम वेमेन, सीएए वाज अगेंस्ट यस, ऑल मुस्लिम्स। यस, लेकिन और मुसलमान महिलाओं को आगे किसी ने नहीं किया था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई थी, बल्कि शुरुआत में जब ये उछकते हुए एक बड़े छोटे छोटे नेता वहां पहुंचे थे तो सबने कहा कि वापिस भैया माफ करिए, वापिस कर आप दिया तशरीफ था। ले जाइए, आप वापस जाइए। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज करूं हम्म, कि दो पहलू, हम्म, मुस्लिम महिलाओं ने आज तक चेंज के लिए एजिटेट नहीं किया है। मैं नहीं कह सकता क्यों, हो सकता है कुरान एक इंजंक्शन है, हो सकता है वो समझती हैं कि शरिया में ऐसा है, हमें नहीं एजिटेट करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात कि अगर सरकार लाएगी तो उसको वेलकम किया जाएगा। मैं अब यहाँ पर आपसे एक चीज को समझना चाहता हूँ कि मुस्लिम महिला के ऊपर बुर्का लाद दिया गया, उसके ऊपर हिजाब लाद दिया गया, मुस्लिम मर्दों ने अपने ऊपर कुछ भी नहीं लादा है। और मुस्लिम महिलाएं जगह जगह, कर्नाटक में, दूसरी जगहों पर मुस्लिम महिलाओं ने इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं माना, इसको सामाजिक जिम्मेदारी नहीं माना कि मुस्लिम होने के नाते इसको उनको ढोना पड़ रहा है। उन्होंने इसको अपना हक माना, हिजाब को अपना हक माना, बुर्के को अपना हक माना, या नकाब को कोई अपना हक मान ले। ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान और हरियाणा की हिंदू महिलाएं जो हैं गांवों की, वो घूंघट को अपना हक मान ले, वो घूंघट के भीतर हिफाजत महसूस करे, कुछ उस किस्म की बात है। मैं यहाँ पे ये समझना चाहता हूँ कि क्या मुस्लिम महिलाएं, आपको ध्यान होगा एक स्टॉकहोम सिंड्रोम शब्द इस्तेमाल होता है, जिसमें एक लड़की को किडनैप किया जाता है, और वो लड़की किडनैपर्स के कब्जे में रहते रहते धीरे धीरे उनके लिए एक एप्रिसिएशन डेवलप कर लेती है, और उसको लगता है कि नहीं, ये लोग भले हैं और मुझको नहीं जाना है इनके पास से छूट कर। तो वो उस कैद को एप्रिशिएट करने लगती है, उस कैद को एंजॉय करने लगती है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या मुस्लिम महिला ओवर द ईयर्स, ओवर द लास्ट सेवरल सेंचुरीज, क्या मुस्लिम महिला is made to believe, और now she is believing it on her own, कि ये उसके हित में है, हिजाब उसका हक है, बुर्का उसका हक है। क्या वो ऐसा, ऐसे एक सोच की कैद हो गई है कि ये उसका हक है, बजाय इसके वो ये माने कि ये उसके ऊपर लादा गया सामाजिक बोझ है। हिस्टोरिकली इस्लाम में अ, सर कवर करने की बात कही जाती है जी, महिला की, जी, क्योंकि वो कहते हैं कि जो आपके केश हैं, बाल हैं, ये आपकी जीनत है, हाँ, एंड दे आर वेरी अट्रैक्टिव टू मेन। वो हाँ, एक ट्राइबल सोसाइटी में उसको अवॉइड किया जाए हाँ, और अपने सर कवर कर लिया जाए, ये नकाब वगैरह का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं। जहां तक बुर्के का सवाल है, हाँ, तो मेरी दादी तो लेट 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी में थी, और वो जमाने में इंग्लैंड तक गई और फ्रांस गई और यूरोप ट्रैवल किया, उन्होंने कभी बुर्का नहीं पहना, जी, न किसी ने उनको फोर्स किया। मेरी मदर की डेथ 96 ईयर्स की एज में हुई कुछ साल पहले, उन्होंने जिंदगी भर बुर्का नहीं पहना। अपने अपने जवानी के दिनों में उन्होंने बिजनेस की,
तो ये कहीं कंपल्शन नहीं है। हाँ। अब ये क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है? क्या ये मर्दों को की पावर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए है? तो मैं कहूंगा हाँ, ये ईरान में जो होता है हाँ। ये सर्टेनली मर्दों की पावर डेमोन्स्ट्रेट करता है। हिंदुस्तान में जो अनपढ़ तबका है हाँ। तो मोस्ट सर्टेनली मर्द इन्फोर्स करते हैं कि साहब तुम तो अपनी शक्ल देखो, क्योंकि जिस मोहल्ले से तुम गुजरोगी ये लड़के सीटी बजाएंगे, तुम्हें देखेंगे। हाँ। ये बातें होती हैं, इसलिए पहनाया जाता है। लेकिन इसमें जो एजुकेटेड क्लास है, जरा सी भी एजुकेटेड क्लास है, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है। मैंने जामिया में तो 4 साल 5 साल मैं वाइस चांसलर था, हम्म। और मैं समझता हूँ कि 60-70% बच्चियां बुर्का नहीं पहनती, नकाब नहीं करती। जी। कुछ लड़कियां आती हैं उर्दू डिपार्टमेंट में, अरबी डिपार्टमेंट में, जो हाँ। कल्चरली अपना सर कवर करती, हाँ। तो देर इज नो कंपल्शन। हाँ। अब जो कर्नाटक में हुआ वो मेरे ख्याल इट वाज ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ। कि अच्छा तुम ये इसको खत्म करते हो तो मैं नहीं मानती इसको खत्म करने के लिए। दैट इज अ रेजिस्टेंस जो हर समाज में होता है। जो आज तो ईरान में हो रहा है और खुलकर हो रहा है। ईरान में हो रहा है, आज ईरानी बिल्कुल हो महिला रहा जितना रेजिस्टेंस कर रही है वहां पर, जितने डंके की चोट पर है। जी और हाँ, हौसले से कर रही है। जी हाँ। जी। तो मेरा कहना, जवाब आपका सिंपल ये है कि देर इज नो कंपल्शन। हम्म। अगर आप प्योर धर्म की बात करें तो आपका सर कवर करना एडवाइजेबल कहा गया है, लेकिन देर इज नो कंपल्शन कि आप ये नकाब पर। अब देखिए, ये सोसाइटी का कंजर्वेटिवनेस का ये, बैकवर्डनेस का ये, बल्कि कि ये अमीर रईस आते थे अरब से और वो हमारे हैदराबाद में आके गरीब लड़कियों से शादी करते थे, तो जब ले जाते थे तो आपने एयरपोर्ट में देखा कि नाक भी कवर्ड है और मुंह भी। ये तो जहालत है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द रिलीजन। हाँ। हर सोसाइटी में जहालत होती है। अब आप कहेंगे हमारे यहाँ महारानियां सर कवर करती हैं, हाँ। तो इट्स अ कल्चरल थिंग। हाँ। आपने राजस्थान की बात की, हाँ। ये दीज आर कल्चरल एस्पेक्ट्स व्हिच वी शुड रिस्पेक्ट रियली। हाँ। वो ठीक है, उसके लिए रिस्पेक्ट तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब मुस्लिम महिला के हक की बात करता हूँ विद इन मुस्लिम कम्युनिटी, तो ये बात मेरे जहन में आती है कि क्या उसकी दिमागी हालत एक ऐसी बनाकर रखी गई है कि जिस बोझ को मर्दों ने उसके ऊपर लादा है, उस बोझ को वो अपना हक मान रही है, अपनी हिफाजत मान रही है। आई डोंट थिंक सो। मेरा ये ख्याल है कि जो 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 बिल्कुल ही बैकवर्ड या कंजर्वेटिव या या अनपढ़ लोग हैं, वो अपनी महिलाओं को दबाते हैं। वो हर समाज में होता है, मुस्लिम समाज में भी होगा, और उनसे जोर जबरदस्ती करके बुर्का पहनाया जाता होगा। अब मैं, लेकिन जी, जी प्लीज। लेकिन बाय एंड लार्ज, हाँ। ये सही नहीं। अब मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे। आपने देवबंद की बात कही, मुस्लिम क्लेरिक्स की बात कही, इन लोगों की कही, उनके कॉन्टेक्स्ट में आपने सेकुलर टर्म यूज किया, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं अभी। मुझको उसमें कोई शक नहीं है कि वो सेकुलर हो सकते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जो रिफॉर्म्स आने चाहिए मुस्लिम समाज के भीतर, जो दुनिया के कई दूसरे मुल्कों में हैं, और जो एक एक मौका देता है बीजेपी गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को, कि ऐसे रिफॉर्म्स के नाम पे, मुस्लिम महिलाओं के भले के नाम पे कानून बनाए, चाहे वो यूसीसी बनाए, चाहे ट्रिपल तलाक बनाए, चाहे कोई और कानून ले आए इक्वलिटी का। खुद इन क्लेरिक्स का क्या कहना है ऐसे इक्वलिटी के बारे में? मैंने आपको अर्ज किया ना कि ये ये इस वक्त दे फॉलो द शरिया लॉ, हम्म। वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं। हम्म। उनको उनको लगता है कि कुरानिक इंजंक्शन जो है ये उसके खिलाफ है। हम्म। तो इसके लिए तो आपको कानून लाना पड़ेगा। मैंने इसीलिए आपसे जिक्र किया इंडोनेशिया के निहदतुल उलमा का, इसीलिए मैंने जिक्र किया आपको लिबिया और टूनिसिया वगैरह जो मुल्क हैं और टर्की है, कि यहाँ चेंजेस आए हम्म। और लोगों ने धीरे धीरे एक्सेप्ट किया। हम्म। तो क्लेरिक्स कम विद अ सर्टेन बैकग्राउंड, हम्म। और उनकी जो पूरी जिंदगी है वो कुरान शरीफ पढ़ने में जाती है और रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने में जाती है। हाँ। तो हिंदुस्तान का क्लेरिक जो है इस वक्त हाँ। शरिया लॉ को चेंज करने के पक्ष में नहीं। हाँ। यानी मैं इसको, मैं अपने शब्द आपके मुंह में डालना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपकी बात को मैं ठीक से फ्रेम कर सकूं अपनी समझ के लिए। तो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, ये इस वक्त
मुस्लिम औरतों की बराबरी के हक के हिमायती नहीं है। इनके पास जस्टिफिकेशन है कि कैसे बराबरी है इन द रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, हम्म, लेकिन इन योर एंड माइंड, जो आपका और मेरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट, हाँ, उससे इनके जो आइडियाज हैं वो मुख्तलिफ हैं, मैं ये कहूंगा आपसे। ठीक है। मैंने आपके बात को मेरे शब्दों में भी समझना चाहता था, लेकिन आपने अपने शब्दों में समझाया इसको। नजीब साहब, बात तो शुरू हुई थी यूसीसी से, लेकिन हम उसको मुस्लिम समुदाय के दूसरे हिस्सों तक भी ले गए। और मैं ये देखता हूं कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जब कभी बात होती है, मुस्लिम अपीजमेंट की बात कोई करे या मुस्लिमों के भलाई की कोई बात करे, उसके भीतर मुस्लिमों को एक कम्युनिटी मानकर उससे ज्यादा मैक्रो लेवल पर कोई नहीं जाती, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाती। कि हम मुस्लिम समाज के भीतर मुस्लिम महिला की और अलग से भलाई के बारे में सोच रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी आमतौर पे करती नहीं है। इसलिए एक कम्युनिटी अपीजमेंट की बात होके रह जाती है वो। लेकिन मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं कि मुस्लिम महिला को अगर किसी भी सरकार के दिए हुए ऐसे हक मिलते हैं, जैसे कि मोदी ने ट्रिपल तलाक का किया, जिसको कुछ लोगों ने मुस्लिम महिला के फेवर की चीज मानी है, ऐसे और हक अगर मिलते हैं किसी भी कानून से, तो क्या मुस्लिम महिला उस पॉलिटिकल पार्टी, उस सरकार, उस लीडर, उसके लिए एहसानमंद होगी? मुस्लिम महिला, हाँ, सर्टेनली, ओवर टाइम, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात कोई डिक्लेयर करने वाली नहीं है हाँ, कि हम बड़े खुश हो गए कि आपने ये कर दिया। हाँ, लेकिन ये चीजें तो धीरे धीरे घर में बात होती है, और महिला सर्टेनली खुश होंगी कि भाई एक बराबरी की बात आ रही है। जी, इसको वो इसको वो डेमोन्स्ट्रेट करके उजागर नहीं करेंगी, या जी, सुनील कुमार को इंटरव्यू नहीं देंगी जी, कि भाई बहुत अच्छा हो गया। हाँ, जी, हो सकता है मेरी बेटी आज से कहे कि भाई बहुत अच्छा हो गया। जी, वो एजुकेशन और बैक और जी, परिस्थिति का सवाल है, कहाँ से वो आ रही हैं। जी, लेकिन मैं तो समझता हूँ 100% हम्म, इसको 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 अप्रिशिएट किया जाएगा। किसी और इंटरव्यू चैनल में मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि साहब हमने सर्वे किया है, हाँ, और सर्वे में ये आया है कि शायद 67% महिलाएं यूसीसी को फेवर करती है, मुस्लिम महिलाएं। हाँ, मैंने कहा ये तो बहुत कम परसेंटेज है, हाँ, आपका सर्वे बोगस है, क्योंकि ये 67% तो जाके 97% बनेगा भाई। हाँ, तो सच बात तो ये है कि जो सही है और जो अच्छा है वो होना हाँ, चाहिए। हाँ, लेकिन फ्रॉम अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू उसका रेजिस्टेंस होगा। हाँ, हर एक आदमी अपनी पोजीशन को बचा के रखता है, हाँ, और उस वो दैट विल बी, मैं ये समझता हूं कि कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है कि सड़क पे आ जाएंगे मुसलमान उसको एजिटेट करेंगे। हाँ, नो, आई डोंट थिंक सो। हाँ। मैं इस बात को थोड़ा सा और बारीकी से समझना चाहता हूं। आपने कहा कि आम मुस्लिम महिला हो सकता है किसी कैमरे और माइक्रोफोन के सामने इंटरव्यू देकर ना कहे कि मैं फलां के लिए एहसानमंद हूं कि उन्होंने हमको इक्वलिटी के राइट से दिए। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आबादी में शायद आधी होंगी मुस्लिम महिलाएं, मर्दों के बराबरी की होंगी। जितने मर्द वोटर हैं उतनी ही महिला वोटर भी होंगी मुस्लिम बिरादरी में। जिस दिन वो ईवीएम के पास जाएंगी, वहां पे कोई कैमरा नहीं रहेगा। ईवीएम के पास जब वोट डालने जाएंगी, क्या उस दिन वो याद रखेंगी इस बात को कि किसने उनको ये हक दिए हैं? नहीं, ईवीएम में वोटिंग इज नॉट सब्जेक्ट टू दिस। ईवीएम की वोटिंग ये देखेगी कि मुसलमानों के साथ क्या सलूक हुआ है पिछले 7-8 साल, क्योंकि जो इम्प्रेशन है वो ये है कि बहुत अच्छा सलूक नहीं हुआ। तो ईवीएम में जो वोट डलेगा, हाँ ये तो हमेशा होता है, 5-7 महिला, 5-7%, 10% महिला बिल्कुल वोट करेंगी। किसी को शौचालय मिला है, किसी को घर मिला है, किसी को गैस कनेक्शन मिला है। ये तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए थे जिससे लोगों को फायदा हुआ है। जी, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा पहलू है कि मुस्लिम समाज अपने को बसीज समझता है। हाँ, वो समझ रहा है कि इस वक्त हम लोग एक एक इस ढकेले गए हैं, जैसे कि हम सेकंड क्लास सिटीजन हो, या आप पे विचार ना हो, या आप नेशनलिस्ट नहीं है। ये बार बार शब्द आता है कि साहब आप नेशनलिस्ट नहीं है, हाँ, तो या पाकिस्तान चले जाए। ये मेरे लिहाज में बड़ी वाहियात बातें, हाँ, और और मुसलमान इसको अप्रिशिएट नहीं करता। हाँ, और मुसलमान ये भी नहीं कहा चाहता कि मुझे बार बार आप कहें कि साहब मैं पेट्रियट हूं या नहीं हूं। हाँ, There is no issue and there is no question of proving your nationalism हाँ, at every corner, at every street corner. हाँ, तो इसलिए जब ईवीएम की वोट की बात आएगी,
तो उसमें और चीजें भी होंगी। एक कॉम्प्लेक्स ये भी एक डिसीजन रहेगा, वो एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन रहेगा जिसमें ये एक फैक्टर हो सकता है। घर में बातचीत होगी, मोहल्ले में बातचीत होगी, इलेक्शन स्पीचेस होंगी, तो ये जी सब चीजें उठेगी। आप लिखेंगे, मैं लिखूंगा, सब होगा। जी। बड़ी बड़ी दिलचस्प बात रही नजीब साहब आपसे आज की। हमने यूसीसी से परे भी बहुत सारी बातें कही की हैं, आपने की है, मैंने तो सुना है उनको। और एक मुद्दे पर हमारी बातचीत आगे होना बाकी है, हिंदुस्तान के हायर एजुकेशन को लेकर। आप दूसरे मुल्क के बहुत ही हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी में भी आपने पढ़ाया हुआ है, और हिंदुस्तान में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर रहे हैं। तो मैं हायर एजुकेशन को लेकर आपसे बात करना चाहता था। हम अगले किसी एपिसोड में बात करेंगे। मैंने उसकी चर्चा भर यहाँ इसलिए की है कि ये किस्म का अनाउंसमेंट है हमारी अगली बातचीत का। तो हम फिर मिलते हैं। आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद थैंक यू। करता हूं कि मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो आपकी बातों को सुने, भागवत साहब आपकी बातों को सुने, और मुल्क में एक बेहतर माहौल बने। तो हम अगली मुलाकात करें एक बेहतर माहौल में। थैंक मिलते यू हैं। भैया। जी, थैंक यू।